To talk about Ruchi Soya's recently filed FPO, the business outlook, and the way forward for both Ruchi Soya as well as Patanjali, we're joined by Baba Ramdev as well as the CEO of Ruchi Soya, Mr. Sanjeev Asthana. Thank you so much, gentlemen, for joining us today. Ramdev ji, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि FPO को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है and how are you ensuring कि सारे stakeholders को इससे फायदा हो, that all of the stakeholders, the shareholders, everybody benefits from it. अभी जो काम हो रहा है हमारा 100% एफिकेसी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं, सबकी प्रोडक्टिविटी बहुत आई है और सब लोगों का एक्सपीरियंस बहुत उम्दा है। इसलिए हम इस कंपनी को इस मुकाम तक आज लेकर के आए कि जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास में कम से कम जो है लगभग 200 इन्वेस्टर्स तो हमारे लाइन में हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और बाकी लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है अब रुचि सोया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब हम अपना एफपीओ बाजार में लेकर के आएंगे जिस दिन, तो वो कितना 100 टाइम्स 200 टाइम्स कितना होगा वो तो आप खुद ही देख लेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें करोड़ों लोग जैसे कि कितना होड़ लगा करके टूट करके पड़ने वाले हैं, इतना ही कह सकता हूं मैं। मिस्टर अस्थाना, कैन यू टेल अस ये प्रोसीड्स जो आपके आएंगे एफपीओ से, हाउ विल दोस बी यूटिलाइज्ड, किस तरह से ब्रेकअप है प्लान? उसका देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान उसका कर रखा है कि 4,300 करोड़ का हमारा इशू साइज है, ऑफ विच 62% विल गो टुवर्ड्स रिटायरिंग द डेट, about 14% we'll be using for working capital, and the balance we will use for the general corporate purposes. So that's already declared, and our whole purposes which Swamiji has given sort of, what should I say, almost a complete instruction that in the shortest possible time all the debt from the books has to be removed. So with this payout we'll be nearly done with 80% of the debt on the books, and the balance, while initially we had proposed 2 years, he said no, you have to finish off everything within this financial year itself. So we are quite confident. 2 से 6 महीने में इसको डेट फ्री कर देंगे हम बहन, बस ये हमारा टारगेट है। विद इन 2 से 6 महीने में ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। और उसके बाद क्योंकि जो पैसा बैंकों में ब्याज में जा रहा है वो पैसा तो सीधा 10% तो हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे जो स्टेक होल्डर्स उनका वैसे ही बढ़ जाएगा। तो हमारा मकसद स्टेक होल्डर्स को, जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है और एक स्ट्रेस फ्री, कर्ज मुक्त होकर के फर्ज निभाना है। तो ये जो बाकी का अमाउंट है, जो डेट आपका रीपे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, जो मिस्टर अस्थाना कह रहे थे फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इसको किस तरह से आप यूज करने की प्लानिंग में है? क्या कोई और एक्विजिशंस या इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, या कुछ और तरीके से आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं? देखिए, अभी एक्विजिशन का कोई जो है इंस्टेंट कोई ऐसा हमारे दिमाग में नहीं है कि हमें ये करना है, लेकिन आगे यदि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं तो उसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, अभी डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स एंड मार्केटिंग में हमें मार्केट लीडर बनना है। चाहे वो सोया चंक में तो हम लोग ऑलरेडी 40% के करीब हैं, उसमें 60-70% हम कैसे जा सकते हैं सोया चंक्स में। न्यूट्रिला 50,000 करोड़ का एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, उसके अंदर हम जो है मार्केट लीडर बनना है। तो ऑब्वियसली हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, अपने सेल्स मार्केटिंग में थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा। हमें कुछ, हम तो खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि ऑयल पाम का बहुत, पाम प्लांटेशन का बहुत बड़ा हमारा काम है, उसमें भी हमें कुछ पैसा लगेगा। क्योंकि अभी हम 54,000 हेक्टेयर के ऊपर कर रहे हैं, जिसको आगे हम वर्ष दर वर्ष 5 से 10 गुना तक हमें बढ़ाना है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में कम से कम 3 से 5 लाख किसान डायरेक्टली जुड़े। You just talked about commodity to FMCG transition as far as Ruchi Soya is concerned. Tell us, how do you see the overall product mix change, the revenue mix also evolve over the next few years, and if you have any targets and timelines for that? हमारे पास में पतंजलि बिस्किट और न्यूट्रिला की ही जो पूरा स्कोप है, इनका ही जो पूरा बाजार है वो इतना बड़ा है। और इसमें हमने कहा प्रीमियम प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्रीमियम एडिबल ऑयल है, जैसे वर्जिन पाम ऑयल है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ऑयल है, ऐसे ही पनीर है सोया का, सोया के मिल्क है, और भी बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, इतना कुछ है।
बाकी तो फूड प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी प्रीमियम लाइन हम खड़ी करेंगे न्यूट्रेला के छत्र छाया में। तो वो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड होगा फूड का, प्रीमियम फूड का न्यूट्रेला। और उधर से पतंजलि बिस्किट में ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नूडल्स और हमने कहा पिकल्स और केचप। बहुत बड़ा है बाजार, एक एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो 5-10 हज़ार करोड़ से लेकर के 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो हम लेकर के चल रहे हैं, ब्रांड पोर्टफोलियो। उसमें इसको कोमोडिटी से और एफएमसीजी या फूड कंपनी बनाने के काम में खाली विजन नहीं, हम उसको ऑलरेडी बना चुके हैं। अब अभी हम उसके ऊपर खाली हम तो करने में विश्वास रखते हैं, खाली हम सपने नहीं देखते। ऑनलाइन के ऊपर हम ज़्यादा अभी फोकस करेंगे और एक्सपोर्ट पर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और अलग अलग एरियाज के अंदर खास करके जो अपर मिडिल क्लास है और कुछ हाई क्लास है उसको भी रीच आउट करेंगे। जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे हम कोलेजन प्राश लेकर के आ रहे हैं, कोलेजन पाउडर तो हम लेकर के आ रहे हैं। The whole plan is कि like last year our revenue, it's correct, 80% came from edible oil and balance came from the other product line. But we've added more than 1,000 crores through the biscuits, noodles and breakfast cereals of last year revenue. This year it will expand substantially. Nutraceutical is a new line which is growing. We're looking at continuously expanding Nutrela category this one. So the whole, the board driven and Swamiji's vision is that from 80-20 today between the commodity brands or the edible oil versus the others, progressively it should become 20-80. As far as the relationship between Patanjali and Ruchi Soya goes, there is a lot of sharing of business, of distribution network, etc. Does it make sense, especially from a corporate governance point, to have two separate entities? ऐसे ऊपर से देखते हैं तो बोले फूड 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 होता है। अब फूड का तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, फूड में फूड है, हम तो हमारे पास में तो डेयरी भी है, दूध भी है। फूड का पोर्टफोलियो करीब 10 लाख करोड़ का है। तो फूड कह देने से सारा बिजनेस सिमिलर नहीं हो जाता, उसके अंदर इतनी कैटेगरी है। तो हमारा पोर्टफोलियो पतंजलि का बिल्कुल अलग है, रुचि सोया का बिल्कुल अलग है। और जैसे हमने कहा भी कि हमने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट उसके अंदर साइन किया हुआ है, जो रुचि सोया बनाएगा वो पतंजलि नहीं बनाएगा, और जो पतंजलि बनाएगा वो रुचि सोया नहीं बनाएगा। और दोनों में उसमें जो एक जो एडिबल ऑयल्स की जो पूरी लाइन है वो बहुत बड़ी है, रिफाइंड ऑयल की। अब उसमें जो नेचुरल और प्रीमियम ऑयल्स होंगे आगे, वो हम न्यूट्रेला ब्रांड के अंदर लॉन्च करेंगे। और वो आगे सफोला से और मैं यदि दूसरा इन फॉर्च्यून से भी कहीं बड़ी हमारी कैटेगरी होगी उसके अंदर। चलिए, आप ये तो बताइए कि पतंजलि को इंडिपेंडेंटली लिस्ट करने का आपका कुछ प्लान है या नहीं? बिकॉज ऑन एंड ऑफ हम लोग काफी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, काफी बार आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं अलग अलग इवेंट्स पर, बट अगर आप अभी हमारे साथ बात ही कर रहे हैं तो प्लीज बताइए एग्जैक्टली प्लान क्या है। पतंजलि का पहले तो लिस्टिंग करने का हमारा विचार ही नहीं था। अलग अलग समय आपने मेरे बयान देखे होंगे, तो स्ट्रेटेजिकली विजन के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर हमने उसको एग्री नहीं किया था। अभी क्योंकि सच बात यह है बहन कि इससे पहले मैं शेयर मार्केट और ये पूरा का पूरा एक पूरा अर्थतंत्र है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैंने जाना कि हमें अपने कार्य को स्पीड अप करना है, तो ये तो माने उसको रॉकेट की स्पीड से यदि अपने को काम कोई करना है तो शेयर मार्केट उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस उसमें नीयत अच्छी होनी चाहिए और किसी भी तरह के आदमी को सपनों में उड़ान नहीं भरनी चाहिए। जो हम प्रॉमिस करें उससे ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए और किसी भी तरह से कोई एक सपनों का संसार नहीं बसाना चाहिए, बल्कि परफॉर्मेंस के पर बेस्ड हमें अपना काम करना चाहिए। तो अपने कार्य को हम 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स जो हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि लोगों का भी फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा हो, और जो ग्रोथ हम 25-50 सालों में कर सकते हैं, वो इस काम से हम यदि 5 साल में कर सकते हैं तो इसको क्यों ना इससे जुड़ा जाए। तो इसलिए अभी हमने तय किया है कि हम रुचि सोया के बाद पतंजलि का भी IPO लेकर के आएंगे, उसको पहले लिस्ट कराएंगे। अभी तो जो है वो लिस्टिंग कंपनी नहीं है, और उसके बाद उसको IPO को भी उसमें ले आएंगे। और मुझे लगता है दिसंबर तक हम आपको डेट बता देंगे कि किस डेट में पतंजलि लिस्ट हो रही है और IPO लेकर के आ रहे हैं।
और वो लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनियां भी लाखों करोड़ रुपए का अपना मार्केट कैप खड़ी कर रही हैं। मुझे अभी पता लगा जोमेटो जैसी लॉस मेकिंग कंपनी की मार्केट कैप लिस्टिंग के बाद 1 लाख करोड़ हो गई है। तो जो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं और जो हर जहां जाते हैं वहीं पर मार्केट में जो है धूम मचा देते हैं, ऐसे हमारे पास में ब्रांड हैं। और मैंने कहा हमारे भीतर लोकल मार्केट में ब्रांड लीडर बनने की कैपेसिटी है और ग्लोबल मार्केट में आज हम एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। तो हम ये जो तमाम जो लॉस मेकिंग कंपनियों ने अपना एक मार्केट कैप खड़ा किया है, उससे कई गुना ज्यादा मार्केट कैप रुचि सोया का होगा, पतंजलि का होगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए, that's really great news. But if you could also tell us, बाबा रामदेव जी, पतंजलि की जो टॉप 2-3 कैटेगरीज है उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है ऑफ लेट इन द लास्ट 1 ईयर? क्योंकि मार्केट में कई लोग ये कह रहे हैं कि यस, पतंजलि ने एफएमसीजी इंडस्ट्री को काफी मैसिवली डिसरप्ट किया है, लेकिन पिछले कुछ साल में थोड़ा रन रेट जो है वो प्लेटो हो गया है। आपका क्या कहना है? हमारा जो मार्केट शेयर है, जो बताया जाता है ना, ये दरअसल जो है कुछ मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां काम करती हैं, कोलगेट का मार्केट शेयर कितना है, पतंजलि का कितना है, डाबर का कितना है, झंडू का कितना है, इमामी का कितना है। ये इस मार्केट शेयर में हमारा 40%, ये आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मनी कंट्रोल पर हमारे 40% जो हमारी पतंजलि की सेल होती है वो हमारे 5000 स्टोर से होती है, उसको तो काउंट ही नहीं करते। तो मार्केट में कहते हैं ना पतंजलि का शेयर 10% है, पतंजलि का इस ब्रांड का शेयर माने हनी का शेयर, च्यवनप्राश का शेयर, हमारे दंत कांति का शेयर, केश कांति का शेयर, हमारे कुछ ब्रांड्स में तो मार्केट लीडर है। गाय के घी में करीब 70 to 80% मार्केट लीडर हम हैं। च्यवनप्राश में करीब 50% जो है मार्केट लीडर हम हैं। हनी के अंदर 50% मार्केट लीडर हम हैं। कोई किसी भी नाम से वर्ल्ड का नंबर 1 बताए, देश का नंबर 1 बताए, लेकिन हम और कुछ लोगों के ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने अपने एमआरपी बढ़ा करके और अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, वो काम हमने नहीं किया है। हम जो है अफोर्डेबल प्राइस में विश्वास रखते हैं और एक अलग फिलोसफी पर काम करते हैं। तो हनी में हम मार्केट लीडर हैं, च्यवनप्राश में हम मार्केट लीडर हैं, घी में हमसे कोई बड़ा नहीं है, और दंत कांति में करीब 10 प्रांतों में हम कोलगेट से बड़े हैं या कोलगेट के बराबर है। 10 स्टेट्स के अंदर, जो कि कहीं आपको डेटा नहीं देखा, सारी झूठी डेटा रिपोर्ट छापते रहते हैं। तो अभी आने वाले समय में हम मार्केट लीडर होंगे। हम दंत कांति में भी हमने बहुत बढ़त की है और टारगेट है हमारा मंथली 100 करोड़ रुपए तक दंत कांति, 100 करोड़ रुपए तक घी और 50 करोड़ रुपए तक का हमारा हनी। ये हमारे आगे के मार्केट टारगेट्स हैं और पीछे भी हमने अपने रेवेन्यू से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर के सब चीज़ों में हमने बहुत ग्रोथ हासिल की है। Let's talk a bit more about Ruchi Soya. Mr. Asthana, let's talk about the legacy business. Ruchi Soya has a huge portfolio as far as oil is concerned. Given the inflation in prices, how are you managing the rise in costs? So, these edible oil businesses are typically, much more on a pass-through basis. The pricing is not done on a monthly basis. They're almost, in some cases, it is done daily. In other cases, it is done every week, every 3 days. So the cost, it has gone up. But a lot of this cost we have prevented. It should not be passed on to the consumers to prevent, the pressure on them to the extent possible. And we have been very careful about it. That, as a clearly philosophy of Patanjali is that the consumer should not suffer on account of price increase. So we have maintained that process. But having said that, the prices, the way they have gone up, and a lot of it, while the inflation pressures have gone up on the economy overall, but our cost structures haven't gone up. In fact, we've become more efficient. So whether it was the handling cost, whether it was a supply chain cost, if it was the risk management, what we put in place, the processing expenses that we did, the supply chain effort that we put in, we created a separate complete new department of supply chain, which looked at more optimal ways of moving the edible oil in the country. So we have done our bit to reduce our own cost structures of how we manage, and also, deliver to the consumers at affordable prices so that pressure does not get passed on to them. We have used a tremendous amount of technology, artificial intelligence, machines, so a lot of algorithms, a lot of
a lot of, the modeling exercises of, how to predict prices and how we can work around that. Prevent sudden losses on account of the price rise. So, the whole Okay. is that you don't want to be on the wrong end of the price rise, when the market occurs. And we are quite happy to state that, despite all the volatility, Ruchi has done exceedingly well in this window of last 12 months when really the prices took a jump.